नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन शुरुआत शेयर से कर लेते हैं कि सब कुछ कहना आ जाएगा जब चुप रहना आ जाएगा। सब कुछ कहना आ जाएगा जब चुप रहना आ जाएगा, और जब तुम वापस लौटोगे, जब तुम वापस लौटोगे आँख पे चश्मा आ जाएगा, आँख पे चश्मा आ जाएगा। तो पैसा भी ऐसे ही होता है, जब आता है तब उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है और चश्मा भी आँख पे आ जाता है। और फिर एक चीज़ के तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिस भी फील्ड में हम होते हैं, चाहे जॉब कर रहे होते हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उसमें तो हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। और फिर वहाँ से जो पैसे आते हैं वो हमने लगाने होते हैं रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में। और प्रॉपर्टी में फिर हमें प्रॉपर्टी वाला एक्सपर्ट चाहिए होता है। तो और प्रॉपर्टी में फ़िलहाल जो बाज़ार में अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट है, कितने एक्सपर्ट हैं बाज़ार के अंदर जिनके इंस्टा चैनल है, फेसबुक चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनमें से ग्राउंड जो कहते हैं ना, एक तो पढ़िया होता है, एक होता है कड़िया। जो कड़ के आता है कम होते हैं, और जो कहते हैं कुछ 10वीं पास होते हैं, कुछ ने PhD कर रखी होती है, तो ज़्यादातर तो 10वीं पास मिल जाते हैं। पढ़े लिखों में भी PhD वाले पढ़े लिखों में भी कम होते हैं। तो ये कमी थी इस फील्ड के अंदर, कड़े हुए लोगों की, और साथ में पढ़े भी हों और PhD भी करी हो, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले बंदे कम थे। तो उस कमी को पूरा करने के लिए 2013 से मैं भी इस मैदान में कूदा हूँ, और पहले पढ़ाई की, फिर रगड़ाई की, और फिर अब लोगों को गाइड करना शुरू किया है। तो पहले सेल्स हेड के तौर पे काम किया, फिर प्रोजेक्ट हेड के तौर पे काम किया, फिर कॉलोनियाँ काटनी सीखी, फिर सारे वेंडर्स के साथ टाइप किए कि सड़कें कैसे बनती हैं, सीवेज कैसे डलता है, अगर बिजली के खंभे हों, हाई टेंशन तारें हों, वो ठीक कैसे होती हैं। फिर तहसील के अंदर काम किया, रजिस्ट्रियाँ टाइप कैसे होती हैं, बयाने कैसे होते हैं, इंतकाल कैसे चढ़ते हैं, हिस्से कैसे निकलते हैं, और निशानदेहियाँ कैसी होती हैं, मेजरमेंट कैसी होती है ज़मीन की, ज़मीन के झगड़े कैसे रिजॉल्व होते हैं, ये सब कुछ सीखा। और फिर जाके 2020 में यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों को बताना शुरू किया, और आज 6 साल हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे भी, और ग्राउंड पे भी बहुत काम हो गया है, और हज़ारों लोगों के साथ डील हो चुकी है अब तक। तो अब पढ़ भी गए हैं, कड़ भी गए हैं, और रगड़े भी गए हैं, यानी इतने नुकसान खा लिए हैं, और इतने लोगों के साथ डीलिंग हुई है, बिल्डरों के साथ भी, और उनमें से कौन से डिफ़ॉल्टर हैं, किनका क्या माइंडसेट है, वो भी समझ आ गई है। तो मार्केट छोटी है, मोहाली की मार्केट हम ये कहें कि 200-250 बिल्डर हैं। अब उन सब के साथ डीलिंग हो चुकी है, तो तजर्बे भी हो चुके हैं। तो अब फ़िल्टर लग चुके हैं कि इनके साथ करना है, इनके साथ नहीं करना है, इस लोकेशन पे करना है, इस प्रोजेक्ट के साथ काम करना है, इस पे नहीं करना है। तो फ़िल्टर लग गए हैं। अब उनका फ़ायदा उसी को हो जाएगा जो ये सारा सिस्टम, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको फ़ायदा, जो मेरे साथ डील करेगा उसको हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कंटेंट आज आपके साथ शेयर करना है, जो PhD वाले बात करते हैं, 10वीं वाले नहीं करते हैं। जितने लोगों के हम साथ नॉर्मली प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों के साथ हम मिलते हैं बाज़ार के अंदर, वो ऐसी बातें बहुत कम करते हैं, 1% ही होंगे जो ऐसी बातें करते हैं। तो एसेट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं कि जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो एक एसेट हो जाती है हमारे लिए। उसको मैनेजमेंट का एक लाइफ सर्कल होता है। साइकिल में क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी कैसे है, फिर उसको रखना कैसे है, फिर उसको किस टाइम पे बेचना है। अगर नहीं बेचेंगे तो वो बूढ़ी हो जाएगी, तो फिर उसकी बेचने में दिक्कत आएगी। तो वो जवान हो जब तक प्रॉपर्टी, तभी उसकी सही कीमत होती है। बूढ़ी होने पे फिर उसकी वो कीमत नहीं रहती है। तो वो सारा सिस्टम क्या है, यहाँ बहुत से लोगों ने, ये दुनिया के एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी आपकी, रेकरिंग असेसमेंट होगी, एडजस्टमेंट होगी, सेल्फ होल्ड होगा, कैपिटल प्लानिंग होगी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होगी, और प्लान इम्प्लीमेंटेशन होगी, एक्विजिशन होगी। ये सब कुछ आपको एसेट मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं। व्हाट इज़ रियल एसेट
स्टेट एसेट मैनेजमेंट डेफिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ये टॉपिक है जी कि क्या है ये सब कुछ, इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इन्वेस्टिंग इज नो लॉन्गर जस्ट बाउंड टू स्टॉक एंड बॉन्ड्स, प्लस दिस न्यूज इंडिकेटेड प्रेटी बिग लीप फॉरवर्ड इन सिंपल वर्ड्स दैट इज हिंट दैट मैनेजिंग योर इन्वेस्टमेंट particularly रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी ए होल लॉट मोर इंपॉर्टेंट इन द कमिंग डे, सो गियर अप। तो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं होता, रियल एस्टेट में भी होता है, और रियल एस्टेट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। और इसमें कहा है कि हाउ डू आई इवन राइड दिस वेव, जब प्रॉपर्टी की वेव आती है, एक तरफ कहते हैं बूम चल पड़ा है, यहाँ प्रॉपर्टी में तेजी आ गई है, तो उस लहर के ऊपर मैं कैसे सवार हूँ, ये सब कुछ आपको सीखना होगा, ये आपको जानना होगा। तो इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर ये सब कुछ बताया गया है और कहा है कि रियल एस्टेट मैनेजमेंट क्या होती है। तो रियल एस्टेट मैनेजमेंट में क्या है कि ये यूज़ की जाती है टर्म, इसमें रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को एग्जामिन करना है, उसके फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनानी है, और फिर उसको रिस्क को मिटिगेट करना है कि रिस्क ना हो उसके अंदर, और फिर बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न। और डिसीजन यू मेक कैन बी सेवरल इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू वैल्यू एडेड इंप्रूवमेंट बट बाय सेल होल्ड रीफाइनेंस एक्सेट्रा। तो बाय करो, सेल करो, होल्ड करो और रीफाइनेंस करो, ये सब कुछ एक ऑर्डर में होता है, इन्वेस्टर्स की हेल्प करनी होती है, और एक्सपोजर टू रिस्क होता है, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए आपको एक बंदा चाहिए जो ये सब कुछ जानता हो, क्योंकि इसके अंदर आपको कब बाय करना है, कब होल्ड करना है, कब सेल करना है, और कब उसको फिर डिस्पोज ऑफ कर देना है। और रीफाइनेंस भी उन्होंने लिखा है कि रीफाइनेंस, तो यहाँ पे फिगर आउट द हाईलाइट एंड स्टडीएस्ट रेवेन्यू सोर्सेज। तो ये देयर इज नो डाउट दैट यू वुड लव टू फाइंड ए प्रॉपर्टी दैट विल ओनली राइज इन वैल्यू ओवर द ईयर्स, बट हियर इज द ट्रुथ, यू आल्सो नीड consistent steady profit because it is just an integral as giant chunk of profit. People who are good at real estate investment look at properties that offer the greatest revenue stream. One such way to do it by investing in rental properties. तो उन्होंने कहा जी रियल एस्टेट के अंदर बहुत से लोग जो हैं जिनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको एप्रिसिएशन भी मिल जाता है और साथ में मंथली इनकम भी आ जाती है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करें डेप्थ के अंदर, यानी डीप जाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट एसेट मैनेजर हैं तो मेक श्योर करें कि रिस्क जो हैं उनको पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहें, और ताकि इन्वेस्टमेंट वो फेल ना हो जाए। बिल्ड योर पोर्टफोलियो, अब सब कुछ एक ही जगह पे ना इन्वेस्ट करें, उसको थोड़ा डिवाइड करके करें। तो ये भी कहा है कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं उसको आप कट डाउन कर सकते हैं, उससे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये जो कहा है बिल्ड योर पोर्टफोलियो, तो आपके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में क्या क्या आता है। अब ये सेशन रिकॉर्ड करने से जस्ट 30 मिनट पहले पंजाब के बटाला शहर से एक दर्शक जो हमारा चैनल देख रहे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं, वो अपने भाई से जो कि फ़ॉरेन से यहाँ पे 4 साल फ़ॉरेन में रहने के बाद आया था, दोनों मेरे पास आए और दोनों ने कहा जी हमारा 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट का बजट है और हम 20 से 25 लाख रुपया लोन भी ले सकते हैं। अब ये उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अब हमें गाइड करिए। तो मैंने उनको 2 बातें कही कि जब भी हमने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है। यानी इमोशनल होके डिसीजन अगर हम लेंगे, कोई प्रॉपर्टी बाइंग करनी है या कोई एसेट बाय करनी है, तो वो उसके गलत होने के चांसेस 90% रहेंगे। और अगर हम विजडम के साथ, कैलकुलेशंस के साथ, लॉजिक्स के साथ अपना डिसीजन लेंगे तो उसके कामयाब होने के चांसेस 90% रहेंगे। अब लाइफ में भी हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं, रिश्तों में भी हम इमोशनल हो जाते हैं, और उसके बाद जो डिसीजन होते हैं वो कई बार गलत होते हैं, मोस्टली वो गलती होते हैं। अब बात ये है कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ रियल एस्टेट का। मेरा पहला फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ और वो 100 रुपया इससे पहले कहाँ पड़ा था, यानी आज वो 100 रुपया किसके पास पड़ा हुआ है, आज वो 100 रुपया मेरा पड़ा हुआ है बैंक के अंदर।
अगर मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है या किसी और जगह पड़ा हुआ है, तो बैंक की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। जब हम पार्क करना होता है पैसा तो हम बैंक में रख देते हैं। तो बैंक में मेरे को एक साल का 6 से 8% का इंटरेस्ट मिलता है। ये उसी पैसे पे मिलता है जो हमारा वाइट का पैसा होता है। जो कैश का होता है वो हम नहीं जमा करा सकते, तो उस पर नहीं आता है। लेकिन हम एक साल में 6 से 8% हमें बैंक में पैसा मिल जाएगा। अगर यही पैसा हम म्यूचुअल फंड में लगा दें तो म्यूचुअल फंड में अच्छी रिटर्न लेने के लिए हमें 5 साल के लिए टाइम देना पड़ेगा, 5 ईयर्स। तो 5 साल में जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो एवरेज 15% रिटर्न ले लेते हैं साल की, लेकिन उसके लिए उनको लॉक इन 5 साल तक रहना पड़ेगा, 5 साल तक नहीं निकालें। अगर वो बीच में निकालेंगे पैसा अपना कहीं पे भी, तो उनको हो सकता है माइनस में भी पैसा निकालना पड़े अगर उस दिन मार्केट डाउन हुई तो, और हो सकता है प्रॉफिट पे भी आ जाए। तो वो वॉलेटाइल रहती है, लेकिन अप एंड डाउन दोनों हो सकते हैं क्योंकि रिस्क होता है। बैंक में रिस्क नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे 6% से 8% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया मान लीजिए। अब इस 100 रुपये को अगर बैंक में होता तो 6 से 8%, अगर म्यूचुअल फंड में जाता तो 15%, 5 साल के लिए। अब अगर मैं यही पैसा रियल एस्टेट के अंदर भी 5 साल के लिए सोच के चलाऊं कि 5 साल के अंदर मैंने इसको रखना है, रोटेशन भी होगी 5 साल में, 1-2 बार लेकर बेचेंगे भी, लेकिन मेरी जो रिटर्न रहेगी 5 साल के अंदर वो म्यूचुअल फंड और बैंक से ज़्यादा हो जाए, यानी 20% हो जाए। तो अगर 20% मेरी रिटर्न हो जाए जो कि बैंक और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है, तो एसेट सेफ होती है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सेफ होती है, क्योंकि बदले में आपको कोई चीज़ मिल रही है। म्यूचुअल फंड में बदले में कोई चीज़ नहीं मिल रही, कागज़ है, और वो भी अब कागज़ नहीं आता, वो भी स्टेटमेंट के तौर पे आता है वर्चुअली। तो अब 20% का मतलब हुआ 5 साल के अंदर 20 × 5 करेंगे तो 100% हो गया, यानी मेरे को 100% रिटर्न डबल हो जाए मेरी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है अगर रियल एस्टेट के अंदर 5 साल में, तो ये बहुत ही अच्छी रिटर्न मानी जाती है। तो साल का कितना हुआ? 20%। तो मैं उसी को ही, साल का 20% को ही एक बेस मान लूँ कि हम हर साल अगर अपना टारगेट अचीव करते जाएं तो 100 रुपया आज मैंने इन्वेस्ट किया था, साल के बाद वो 120 हो जाए, और उसके अगले साल फिर वो 140 हो जाए, उसके अगले साल फिर 160 हो जाए, ऐसे करते करते हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएं। तो साल का विजन हो गया हमारा 20%। तो अब उसके हिसाब से हमने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अब उन भाई साहब जो आए थे, मैंने उनको कहा कि आज की मार्केट में जो पहली बात कही थी कि रेंटल प्रॉपर्टी वाली, तो रेंटल प्रॉपर्टी की जो आजकल बात चल रही है वो चलती है कि जी हम खाली पेज पे इसको कर लें कि अगर आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, उसका 50,000 रुपया पर मंथ अगर रेंट आता है, तो ये सबसे बढ़िया रिटर्न मानी जाती है आज की डेट में। जहां शहर ग्रो कर गया है, यानी अगर मोहाली के हम 5 फेस 7 फेस वो 11 फेस वाली मार्केट की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें, तो वहाँ पे ये जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर यहाँ 50,000 आ रहा है, तो वहाँ जो ओल्ड मोहाली या ओल्ड चंडीगढ़ है, वहाँ 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का आपको 20,000 से 30,000 आएगा। तो 2 से 3% रिटर्न रहेगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस ग्रो कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ, एक शोरूम है। अब ये शोरूम जो है मान लीजिए खरड़ में है। अब इस शोरूम की 1 फ्लोर की जो कीमत है खरड़ के अंदर वो है 1.5 करोड़। यही शोरूम अगर मोहाली के अंदर है, 5 फेज में है, 6 फेज में है, तो इसकी कीमत होगी 3 करोड़। अब यही अगर चंडीगढ़ में है, ये खरड़ का हो गया, ये मोहाली का हो गया, और ये चंडीगढ़ में होगा तो ये 4.5 करोड़ का हो गया। अब इसका रेंट आ रहा है 70,000 रुपया, इसका रेंट आ रहा है 1 लाख रुपया, इसका रेंट आ रहा है 1.25 लाख रुपया। रेंट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब यहाँ पे 1.5 करोड़ लगाकर 70,000 आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 6% बन गया। अब यहाँ 3 करोड़ का अगर 1 लाख आ रहा है, तो ये 3% बन गया। अब 3% की जगह ये उससे भी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे ये 2% आ गया। अब बंदा सोचेगा कि भाई बैंक में तो 8% आ रहा था, बैंक में तो 8% आ रहा था,
अब मैं अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, उसका रहा 6%, ये तो उससे भी कम हो गया, नहीं उससे कम नहीं हो। बैंक में आपको 8% से ऊपर कुछ भी नहीं था। बैंक में अगर आपका 100 रुपया था तो 1 साल के बाद भी वो 100 का 100 ही था, आपको 8% आया। हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपने 100 रुपया जो लगाया था उसका आपको 6% तो इंटरेस्ट आया, लेकिन साल के बाद वो प्रॉपर्टी भी 125 की हो गई, यानी 25% आपको उसका इंक्रीमेंट मिला और 6% आपको उसका मंथली रिटर्न मिला। इस वजह से लोग बैंक से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिसमें एप्रिसिएशन भी आ जाती है और 6% अगर रिटर्न भी आ जाए तो सोने पे सुहागा माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बैंक की जगह पे आप कमर्शियल या रेंटल प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल रेंटल भी हो सकती है, कमर्शियल भी रेंटल हो सकती है, दोनों में ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि मान लीजिए चलो हमने कमर्शियल में जाना है, कमर्शियल में रेट भी बढ़ेगा और दोनों। अब मिनिमम एक फ्लोर अगर हम किसी भी मार्केट में लेते हैं तो वो 1.5 करोड़ का आज मिनिमम एक फ्लोर हो गया है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें, ग्राउंड ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ हो गया है सब जगह। खरड़ की बात कर लेते हैं, मोहाली में, चंडीगढ़ में और महंगा है। तो इसका अगर 75,000 रुपया रेवेन्यू आता है, 75,000 रुपया रेवेन्यू आता है तो ये 6% हुआ, 1.5 करोड़। अब इसमें मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, साल के बाद ये 1.5 करोड़ वाली मान लीजिए 2 करोड़ की हो गई साल के बाद। अब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, डन हो गया, 50 लाख रुपया इस पे आ गया, यानी 30% इसमें इंक्रीमेंट आ गया अगर 1.5 से 2 होती है तो, प्लस साथ में 6% रिटर्न आ रही थी। ये कैलकुलेशन सोच के हम रियल एस्टेट के अंदर, कमर्शियल शोरूम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब 1.5 करोड़ के बदले में अगर मैं यहाँ पे 3 प्रॉपर्टियां ले लूं, 50, 50 और 50, अब इनका 50 वाली का भी मेरे को 25, 25 और 25 रेंट आ जाए तो ये 6% तो सेम आ गया मेरा, क्योंकि 50 वाली प्रॉपर्टी का अगर मेरे को 25,000 रेंट आ रहा है तो इस गुड। जैसे 1.5 लाख वाली का 75,000, अब 1.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी का 75 लाख रुपया, 75,000 रुपया पर मंथ का रेंट कौन देगा? कोई कमर्शियल काम करने वाला। अब उस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या होगा? रेस्टोरेंट खुल जाएगा, जिम खुल जाएगा, या कोई सैलून खुल जाएगा, कोई बुटीक खुल जाएगा, यही होगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे ऑप्शनें कम हो जाती हैं, या कोई ऑफिस स्पेस खोल देगा। तो उसके लिए इतना हैवी रेंट देना अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा तो मुश्किल होता है, और वो साल सवा साल के बाद जब उसको छोड़ देते हैं तो फिर जब चढ़ता नहीं है। अब 75,000 रेंट आ रहा था, लेकिन वो आते आते बंद हो गया, फिर 6 महीने बिल्डिंग खाली रही, अब 6 महीने के बाद फिर चढ़ा 75 पे, तो 6 महीने का जो गैप आया तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कम करके 35-36 हज़ार रुपये रह गया। तो 35-36 रहते ही ये जो 6% था वो 3% हो गया, क्योंकि वो सारा साल नहीं चढ़ा। अब अगर ये होता है, कंटिन्यू चलता है 6% तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्रेशर आता है इतना हैवी रेंट निकालने का तो जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं, इंडिया की एक थ्योरी है कि 70% बिजनेस जो हैं इंडिया में वो फर्स्ट 1 साल के अंदर अंदर क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हाई रेंट का, क्योंकि वो इतना महंगा किराया पहले, अब जितनी वो कमाई करेंगे महीने में, यानी उसमें से 75,000 तो पहले रेंट ही देना है, फिर 25-30 हज़ार बिजली का बिल भी देना है, फिर एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी है। अब वो सब कर करा के 2 लाख महीना कॉस्ट आ गई, तो 2 लाख रेवेन्यू हर महीने अगर नहीं आते, बहुत से काम हैं जिसमें नहीं आते। अगर हम कहेंगे कि सैलून खोल के 2 लाख बचा लेंगे तो बंदे को क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, 2 लाख तो वो उसने खर्चे देने हैं। तो बहुत सारे शोरूम किराए पे चढ़ते हैं, जब बिल्डर वहाँ पे होता है तब वो रेंट पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन बिल्डर ने किया होता है। अब बिल्डर ने कैसे कंट्रीब्यूशन किया होता है कि ये 75,000 रुपये रेंट है तो हमने चढ़ा दिया किसी को, भैया 35 आप दो, बाकी हम कंट्रीब्यूट करेंगे, जो शोरूम मालिक है उसको 75 ही देंगे। एक्चुअल में बंदे से वो 30 ले रहे हैं और 35 खुद डाल रहे हैं। अब वो जो बाकी का 45 खुद डाल रहे हैं, वो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वैल्यू में पहले ही पैसे ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर एक्चुअल में उसकी सामने आ जाएगी। जब जैसे वो
कहते हैं कि पीतल पे सोने का रंग करते हैं, तो जब वो रंग चढ़ा होता है तब तो वो सोना ही लगता है, कुछ देर के बाद वो रंग उतर जाता है और फिर नीचे से पीतल निकल आता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में वो जब हम फर्स्ट टाइम बाय करते हैं बिल्डर से, तो जो मंथली रिटर्न होती है वो सोने का पानी होता है, जो पीतल पे चढ़ा होता है थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाता है। तो 90% प्रॉपर्टीज ऐसे बिकती हैं, 10% ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जहाँ पे एक्चुअल में डिमांड होती है रियल एस्टेट के अंदर, और वो एक्चुअल में उतना आ जाता है वहाँ पे। तो कुछ ऐसे ब्रांड भी हैं मार्केट के अंदर जिनकी लोकेशन अच्छी है और जहाँ पे जो लोग उनमें काम कर रहे हैं उनको वहाँ से इनकम भी अच्छी है, तो वो अच्छा रेंट भी दे सकते हैं। तो वो 10% ऐसे प्रोजेक्ट हैं, वो आपको खुद वेरीफाई करने पड़ेंगे, या कोई हम जैसा बंदा अगर कोई उतना डिटेल में जिसको सारी मार्केट का समझ हो और पता हो, वो भी सर्वे कर सकता है, वो भी आपको गाइड कर सकता है। आप खुद भी गाइड हो सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो ये हो गया। पर इसके मुकाबले अगर हम 50-50 के 3 ले लें और उसका 25-25 किराया भी आ जाए, तो 25 किराया आसान है देना बजाय के 75 के। और 50 लाख की अगर यहाँ हमने 30% इंक्रीमेंट कहा था, तो 50 लाख वाली अगर 65 लाख की हुई, तो हम यहाँ पे भी 30% ग्रोथ आ गई हमारी प्रॉपर्टी की प्राइस के अंदर। अब 50 से 65 होने में, क्योंकि 15% हमने इसमें ऐड किया है, तो 15 लाख रुपए ऐड किया, सॉरी, तो 15 लाख ऐड करने से इसको 65 में बेचना आसान रहेगा। अब हम एक सिंपल फार्मूले पे चलते हैं। एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें पीजी बना हुआ है, अब वो 3 BHK फ्लैट है मान लीजिए, और उसका 25,000 रुपये रेंट आ रहा है और 50 लाख में हमें वो मिल रहा है। अब वही 50 लाख वाला साल के बाद 65 का हो गया, क्योंकि मार्केट में रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। फ्लैट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? लैंड। जो लैंड है इस समय वो 12 करोड़ रुपया एकड़ पे पहुंच चुकी है, 12 CR। अब 50 लाख का जो फ्लैट होगा 3 BHK मान लीजिए, वो कम से कम 150 गज पे बना होगा या 130 गज पे बना होगा। तो 130 गज का अगर हम आज लैंड की कॉस्ट निकालें, तो वो लैंड की कॉस्ट ही इतनी महंगी होगी और उसके कंस्ट्रक्शन करने के बाद 50 लाख का बिल्डर को पड़ेगा। तो बिल्डर 50 पे तो बेचेगा नहीं, डेफिनेटली वो महंगा बेचेगा। तो बिल्डर अगर 50 का उसको कॉस्ट कर रहा है रॉ मटेरियल सब जोड़ने के बाद, तो डेफिनेटली वो 65 का बेचेगा। और आज जो पुराने 50 के बने हुए हैं उनका प्राइस 65 हो ही चुका है। तो अब नए 3 BHK भी 65 में मिल रहे हैं। तो हमने अब सारा दिन मार्केट में होते हैं तो बहुत सी डीलें ऐसी आ जाती हैं जो मार्केट वैल्यू सस्ती मिलती हैं। अब एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आज प्राइस है 65 लाख रुपीस 3 BHK का, और वहीं हमें मिल रहा है 50 लाख में 3 BHK। तो वो लेना बनता है क्योंकि आज ही प्राइस 65 है, यानी हमने आज ही 30% प्रॉफिट बुक कर लिया आज ही। तो फ्यूचर एप्रिसिएशन तो बात की बात है, और उसका इतना रेंट भी आ रहा है 6% के हिसाब से, वो भी बढ़िया हो गया। अब ऐसी डील्स बाजार में मिलती हैं, लेकिन वो एंड यूजर तक कम पहुंचती हैं। बीच में जो लोग हैं मेरे जैसे जो काम करते हैं रियल एस्टेट का, वो उनको बुक कर लेते हैं। अब मैं ये 50 लाख का फ्लैट मिल रहा था, तो जो ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं, वो क्या करेंगे कि इस बंदे से 5 लाख रुपए दे के बयाना कर लेंगे और 2 महीने का टाइम ले लेंगे। अब 5 लाख में वो एग्रीमेंट हो गया जी, 2 महीने में हम आपको पेमेंट करेंगे। अब 2 महीने उनके पास टाइम है उसको दिखाने का। उसकी इंस्टा ऐड चलेगी, फेसबुक ऐड चलेगी, मेटा ऐड चलेगी, और हज़ारों लोगों को वो दिखा देंगे। यानी 50,000 रुपया ऐड पे खर्च दिया, और बहुत से लोगों ने उसको देख लिया, फ़ोन किया, आए, और उसमें ऐड पे रेट डाला 65, जो कि बाजार का प्राइस है। अब 65 का ही रेट था, लोगों ने आए, देखे, सब कुछ किया, और डील होगी 60 पे। अब कितना प्रॉफिट निकला इसमें से? 10 लाख रुपया। इन्वेस्ट कितना किया था? 5,50,000 रुपया। तो ये है रियल एस्टेट। अब ये डील किसको मिली? जो ग्राउंड पे अवेलेबल था। सेलर ने तो बेचना ही था, उसने तो 50 में बेचना था, लेकिन बाजार का रेट 65 था। कई बार प्रेशर में होता है बंदा कि मैंने तो बेचना है यार, बिक नहीं रहा, आप प्लीज़ रख लो इतने का। अब जब एग्रीमेंट हो गया तो वो मुकर नहीं सकता,
5 लाख दिया है, नहीं तो 10 देना पड़ेगा। तो बंदा सोचता है यार 5 का 10 देने से बड़ा है कि इसको बेच दें, तो 10 इसको देंगे तो 60 की तो डील ही हुई है, तो उनको तो फिर कुछ नहीं आया, उनको तो 50 ही आएगा। तो ऐसी चीज़ों में कैलकुलेशन के अंदर, ट्रैप के अंदर वो बंदा फंस जाता है जो बेचने वाला होता है। अब ऐसा ही एक कस्टमर है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कॉल किया कि मेरा फ्लैट है जी 50 लाख का मैंने बेचना है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। तो हमने कहा जी थोड़े से उस पर पैसे लगा दीजिए, उसको थोड़ा सा रेनोवेट कर दीजिए, 1-2 लाख रुपये और लगेगा और ये 65 का बिक जाएगा, मार्केट वैल्यू 65 है। तो उन्होंने कहा जी आप पहले बंदे हैं जिन्होंने मेरे को कहा है कि वो 65 का बिक जाएगा। मैंने जिससे भी कहा उसने बोला जी 45 का ही बिकेगा। कहता मेरे को हैरानी हुई है कि आप पहले बंदे हैं जो कह रहे हैं कि 65 का बिक जाएगा, एक भी बंदे ने नहीं मेरे को ऐसे बोला। चलिए आपकी थैंक यू कि आपने इतनी ऑनेस्टी से हमें बताया। अब मैं ये आपको ही दूंगा, आप मेरे से 50 में ले लीजिए सर, 5 लाख रुपए आप मेरे को टोकन दीजिए और इसको आप 60 में बेचिए, 65 में बेचिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो 1-2 लाख रखना आप खुद लगा लीजिए। अब वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अब वो कह रहे हैं मैं एक ही बार आऊँगा और रजिस्ट्री करा जाऊँगा, आप मेरे इस अकाउंट में पेमेंट डाल दीजिए, मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए और मेरे को मेल पे बयाना भेज दीजिए, मैं मेल पे ही साइन करके आपको वापस भेज दूँगा। अब मान लीजिए ये ऑफर आपको आई होती, आपने कहा था जी कमाल होगी, बंदा तो यहाँ है ही नहीं, हम उसके खाते में पैसे कैसे डालें, वो तो फॉरेन में बैठा है, कल को नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, रिस्क हो सकता है, बिल्कुल रिस्क हो सकता है। अब जो ये रिस्क लेगा प्रॉपर्टी डीलर, तो वो प्रॉफिट कमाएगा। अब वो आपसे सब कुछ करने के बाद डील करेगा और 5 लाख रुपया अपना भी लगाएगा, रिस्क पे लेगा। और कई बार डीलर्स जो करते हैं ऐसा, उनका वो 2 महीने में नहीं बिकता, तो फिर क्या होगा, उसके पास तो पैसे और है ही नहीं थे, तो उसका वो 5 लाख ज़ीरो हो जाएगा अगर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर्टी डीलर्स भी बहुत सारे हमने देखे हैं जो बेचारे इस फील्ड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोच के कि ये हम बेच लेंगे, वो बिकते हैं नहीं और बाद में वो फंस जाते हैं। ऐसी एक डेस्परेट सेल आई है अभी हमारे पास, 100 एकड़ लैंड है कांगड़ा में। तलवाड़ा क्रॉस करते हैं, जब पठानकोट जाते हैं, जलंधर से पठानकोट, तो रास्ते में मुकेरियाँ से राइट मुड़ते हैं तो तलवाड़ा आ जाता है। दसूहा से भी जाते हैं, तलवाड़ा क्रॉस करते ही, डैम क्रॉस करते ही कांगड़ा शुरू हो जाता है। और कांगड़ा जिले की वो ज़मीन है, 100 एकड़ बाग लगा हुआ, बहुत सुंदर बाग है और फ्रूट बहुत है उस पर, किन्नू का बाग है, अमरूद का बाग है, हम जाके वहाँ वीडियो बना के आए हैं। तो 100 एकड़ का वो लैंड है और 35 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से लगा लगाया बाग वो बेच रहे हैं। अब 100 एकड़ इकट्ठा है, यानी बीघे में बात करें तो 550 बीघा है हिमाचल वाले, तो हिमाचल वाले समझ लेंगे कि 550 बीघा है और 6 लाख बीघा के आसपास वो रेट रखा हुआ उन्होंने बेचने का। अब वो बल्क में सेल हो रही है। अब एक भाई साहब ने वो डील बुक कर ली, यानी उनको 5 करोड़ रुपया दे दिया और टोटल डील बन रही थी 32-33 करोड़ की। अब 5 करोड़ देकर उन्हें टाइम ले लिया 6 महीने का। सोचा था ये कि 6 महीने में मैं आगे बेच दूंगा, लेकिन बिका नहीं। अब वो पैसे फंस गए। अब उन्होंने टाइम और बढ़ाया, थोड़े से और पैसे देके, अब वो पैनिक हो गया। अब वो कह रहे हैं बेच दो बेच दो बेच दो, आप पैसे भेज दो। तो उस केस के अंदर फिर वो रिस्क आ जाता है जो जिसने बुक किया होता है। कई बार बिक भी जाता है, कई बार बिकता भी नहीं है। अब वो बेच रहे हैं कि चलो आप ले लो, मेरे को बोल रहे हैं आप ले लो। मैंने कहा सर हमने क्या करना है, हम पंजाबी हैं, हिमाचल में हमें अलाउड नहीं है। हिमाचल वाले भाई तो हमारे पास आके ले सकते हैं, पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब वाला हिमाचल में नहीं ले सकता है, ये कानून है, क्या करें। तो हम तो नहीं ले पाएंगे आपसे। तो फिर उन्होंने कहा जी चलो आप किसी हिमाचल वाले को बोल दो। तो हमने उसकी वीडियो बनाई है, चैनल पे डाली है, वो हिमाचल वालों को ऑफ़र है, वो ले सकते हैं। तो ऐसे डेस्परेट सेल्स रोज आती हैं। तो आज भी एक और सेल आई है। अब उस सेल के अंदर क्या है, बड़ी इन भाई साहब को जिन्होंने डाइवर्सिफाई करना है, तो हमने कहा जी एक 80 गज का प्लॉट है, उसके ऊपर 2 बेडरूम का घर बना हुआ है और रेंट पे चढ़ा हुआ है और एनओसी के साथ है, यानी लीगल है। अब 80 गज का प्लॉट, 2 बेडरूम का घर, यानी छत भी आपकी है। ये अगर इस लोकेशन पे हम आज प्लॉट की कीमत निकालें
तो 50 से 70,000 रुपये गज का प्लॉट का रेट है। हम इसको लोएस्ट साइड पे कर दें तो कम से कम 42,000 हम इसका रेट मान लें। तो 42 के हिसाब से ये जो प्लॉट की कीमत बन गई 32 लाख रुपया। अब 32 लाख का तो 80 गज का प्लॉट हुआ। अब 2 बेडरूम की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 15 लाख रुपए की ये कंस्ट्रक्शन लगा लें और ये बन गया 7 और 47 लाख रुपीस कम से कम। अब इसमें एसी भी लगा हुआ, रेंट पे चढ़ा हुआ है। इसका रेंट आता है 12 से 18,000 रुपया पर मंथ। अब ये भाई साहब ने ये ले रखा है और 26 लाख इस पे लोन है और 22,000 रुपया इसकी किस्त आती है हर महीने की और 12,000 किराया है, यानी जेब से 10,000 जाता था। अब इन भाई साहब की जॉब चली गई। जॉब चली गई तो इंस्टॉलमेंट का जो गैप था वो पहले तो भर रहे थे 10,000 जेब से, अब वो भरना मुश्किल हो गया। 2-4 महीने उन्होंने अपनी सेविंग में से किया बेचारों ने, और जब वो नहीं और दे पाए तो वो आ गए मेरे पास। उन्होंने कहा जी ये हमारी कंडीशन है और हमने आपसे ही लिया था और ये सोच के कि हम धीरे धीरे हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी, और इसको 32 लाख में उन्होंने खरीदा था मेरे से, और 32 लाख का ये प्लॉट की वैल्यू है, यानी कंस्ट्रक्शन फ्री में मिली थी उनको। तो तब भी गुड डील थी। अब डील तो उनको अच्छी मिली हुई थी, 47 की चीज़ उनको 32 में मिली हुई थी। अच्छी बात थी, कोई दिक्कत थी नहीं उनको। अब कंस्ट्रक्शन फ्री में थी और उन्होंने एसी उसी लगाया थोड़ा बहुत, उसको बेड बोर्ड लगाया और चढ़ा दिया। अब हालात बदले, स्टार बदलते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है। ग्रह चाल कहते हैं जब होती है तो जॉब लॉस होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वो जब मेरे पास दोबारा आए कहते कि आप प्लीज़ हमारी मदद करें। अब मदद क्या करनी है कि इसको किसी को बेचो, तो हमने भी कोशिश कहा कि कर लेते हैं। तो 1-1.5 महीना निकल गया तो वो फिर आए और फिर उनकी आंख में आंसू थे कि जी हम तो बहुत परेशान हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तो मैंने उनको कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने 32 का लिया था, अब मैं इसकी कीमत डालता हूँ 36 लाख रुपया, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी चाहिए होगा। तो मैंने उनको 4 लाख प्रॉफिट ऐड करके 36 की कीमत निकाल दी, और उनका बैंक लोन है 26, तो पीछे बचा 10 लाख। तो मैंने कहा जी ये लीजिए 10 लाख रुपया मेरे से, अब आपका लोन भी मेरा हो गया और आपका किराया भी मेरा हो गया। अब वो हर महीने मेरे से 22,000 रुपया जो लोन है वो ले जाते हैं, हम उनके अकाउंट में डाल देते हैं, और उनका जो किराएदार से किराया 12,000 हम ले लेते हैं। तो मेरा 10,000 रुपया महीना इसमें हर महीने अब कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है मेरा, और ये एसेट मेरी बन गई। अब ये बहुत अच्छी डील है, मैं लेना तो नहीं चाहता था क्योंकि मैंने तो बेचारों को दी थी। अब उनके मुकद्दर में था नहीं प्रॉपर्टी से प्रॉफिट कमाना, मुकद्दर के साथ होता, सब कुछ भाग्य के साथ होता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो यार उनको कुछ प्रॉफिट भी दिया जाए, तो प्रॉफिट भी दिया और उनकी मुश्किल का हल भी कर दिया। अब आज एक भाई साहब आए, वो कहते हैं जी हमें भी ऐसी डील दिला दो कोई। तो मैंने कहा ठीक है 36 का मैंने लिया, 36 का आप रख लीजिए, जो मैंने इंस्टॉलमेंटें दी हैं वो आप मेरे को इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, और डील कराने का 1% कमीशन बनता है वो आप मेरे को दे दीजिए, आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कल कोई नई डील और आ जाएगी। तो अब उन भाई साहब को मैंने ये देखने भेजा है। तो अब आपके पास भी ये ऑफ़र है, ऐसी डील्स भी आती रहती हैं, बाज़ार में मिलती रहती हैं। अगर आपके पास आए, आप उसकी वैल्यूएशन निकालें, कैलकुलेशन करें कि क्या ये फ़ायदेमंद है। अब इसकी आज की कीमत है 47, और 36 में अगर भाई साहब को ये डील लेते हैं वो जो मैंने ली हैं, तो आप देखें 36 माइनस करेंगे तो 11 लाख रुपया इसमें आज ही प्रॉफिट है मार्केट रेट के हिसाब से। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी डील ले लें आप, एप्रिसिएशन भी आपको मिल रही है और ROI भी आपको आ रही है। अब इसमें 18,000 यहाँ पे रेंट आ जाएगा, पुराने किराएदार को निकाल के नया किराएदार रखेंगे तो 18,000 रेंट आ जाएगा। 18,000 मतलब 36 का 6%। अब 36 लाख अगर इन्वेस्ट किया है और 18,000 रेंट आ रहा है तो 6% इनकम बन गई, और प्लस 36 के अंदर अगर हम 11 लाख ऐड करेंगे तो ये 30% हमें प्रॉफिट भी आ गया, जो आज ही आ गया, जो साल की बात नहीं करते हैं, तो आज के रेट की कर रहे हैं। तो ऐसी डील अगर आप क्रैक करते हैं
तो उससे आपको हमेशा फ़ायदा होता है। और अपने पोर्टफोलियो में 1.5 करोड़ की एक चीज़ लेने से अच्छा है कि आप 50-50 की 3 ले लें और तीनों में आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आज की एक्चुअल बात कर रहा हूँ, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। एक्चुअल में अभी तक ये डील मेरे पास है, यानी 36 लाख में ये मेरे पास ही है। अगर वो जो देखने गए हैं भैया उनको पसंद आ जाएगी तो अलग बात है, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है संडे को ही हो रही है और 1 घंटे के बाद आप देख भी रहे होंगे। तो अगर आज ये नहीं होती तो कल कोई और इसको ले सकता है। अब ये एक डील है। इसके अलावा अब एक पूरी कॉलोनी है ऐसे करके, इस कॉलोनी के अंदर रेट है 45,000 रुपया गज, और इस कॉलोनी में फ्लैट बन रहे हैं, सड़कें डली हुई हैं, सीवर डला हुआ है, शहर के अंदर है। और इस मेन रोड पे मैकडी है, गोपाल है, सिंधी स्वीट है। अब इस कॉलोनी के साथ वाली कॉलोनी का रेट है 50,000 रुपये गज, और उसके आगे वाली कॉलोनी का रेट है 55,000 रुपया गज। यानी यहाँ इस एरिया के अंदर 3 कॉलोनियाँ हैं और सबसे सस्ती ये वाली है। तो सबसे ज़्यादा बाइंग यहीं हो रही है फिलहाल, क्योंकि 55 वाला सेम साथ साथ तो है, सेम गली है, सब कुछ फर्क तो है नहीं। और आसपास बहुत बड़े ब्रांड हैं, शहर का एरिया है, लीगल है, सब कुछ है। और चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचने में मात्र 12 से 13 मिनट लगते हैं, सीधा फ्लाईओवर है। अब यहाँ पे 45,000 का रेट है। अब जब ये कॉलोनी बनी थी तब यहाँ पे जो प्लॉट बिके थे वो 28,000 रुपये गज से बिके थे। तो 28,000 के हिसाब से किसी ने 10 ले लिए थे, किसी ने 20 ले लिए थे, ऐसे करके बल्क में सेल हुई थी। सब बिल्डरों ने उठाया हुआ था स्टॉक। अब बिल्डरों ने बाद में रीसेल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे रीसेल में जो लास्ट 40,000 की डील हुई है लास्ट वीक ही रीसेल के अंदर, ठीक है जी। अब 28 वाला 40 में बेच दिया। जिसने 40 में लिया था उसने एक्चुअल में उसको 42 में बेचा, यानी 40 में खरीदा और 42 का बेच दिया। तो 45 की डिमांड है, 42 में वहां पे एंड यूजर को डील होती है। तो ये है यहाँ की लोकेशन। अब जिन्होंने 28 में यहाँ 20 प्लॉट लिए हुए थे उनको आ गया पेमेंट का प्रेशर। उन्होंने कुछ और भी डीलें कर रखी थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी वगैरह वगैरह, बहुत सारा हौश पौश। अब रियल एस्टेट में ये भी समस्या है कि 100 रुपये का जुगाड़ होता है और प्रॉपर्टी बंदे 200 की 300 की खरीदते हैं, और फिर प्रेशर आता है तो फिर उनको भेज देते हैं। तो ये कहते हैं अब मैंने जी 10 प्लॉट इसमें से देने हैं, 28 में मैंने खरीदा है तो मैं 38 में दे रहा हूँ। तो आप 38 में लीजिए, आप 42 में बेच दीजिए, मेरे को तुरंत इस महीने पेमेंट कर दीजिए, जीपीए कराइए, जो मर्जी कराइए, मेरे से कराइए और आप बेच दीजिए। अब ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर आ गया। 10,000 का प्रॉफिट इनको भी आ रखा है, साल की इनकी होल्डिंग हो रखी है, तो साल में इन्होंने भी अपना ठीक प्रॉफिट कमा लिया। अब ये कहते हैं बाकी आप पास ऑन कर लो। अब मैं अगर इन्वेस्टर हूँ आज, तो मेरे को ये समझ आ गया कि इस पूरे एरिया के अंदर भैया सबसे लोएस्ट प्राइस ये है, इस पे तो माल बिक जाएगा। आज नहीं बिकेगा, 4 महीने के बाद बिक जाएगा। आज का प्राइस एग्रीगेट क्या है 42। मिनिमम सेल का प्राइस क्या है होलसेल में 40, और होलसेल से मेरे को मिल रहा है कम 2 लाख रुपया 38। पैसे कितने जाने हैं 38 लाख रुपीस। अब 38 लाख रुपीस अगर मैं लगाता हूँ और इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं कराता, फुल पेमेंट एग्रीमेंट, और आगे बेच देता हूँ, तो मेरे को इमीडिएट इसमें 4,000 रुपये गज का प्रॉफिट आ गया, यानी 4 लाख रुपया। तो ये ऑलमोस्ट 11% रिटर्न आ गई। कितने में 2 या 3 महीने में। अगर ये 11% 6 महीने में भी आ जाए और पैसा फिर रोटेट हो जाए तो साल का 22% रिटर्न मिनिमम होगी हमारी। एक बार और रोटेट हो गया पैसा, और 6 महीने में रोटेशन तो आराम से इसकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई है नहीं। और पूरी कॉलोनी में फॉर सेल जो प्लॉट हैं वो सिर्फ 20 से 25 ही हैं, ज़्यादा नहीं है स्टॉक। फिर इसके अंदर भी स्टॉक नहीं है 50 वाली में, 55 में भी 2-4 प्लॉट ही हैं। तो फिर अगर ये सारा बिक जाएगा तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो 6 किलोमीटर आगे है। तो ये भी कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक बन रहा है, लीगल है, सड़कें हैं, सीवेज है, पानी है, फ्लैट बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं, आसपास सारी पॉपुलेशन है, और घर के आसपास मैकडी है, गोपाल है, सिंधी है, बड़े बड़े शोरूम हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, और चंडीगढ़ से 10-12 मिनट लगते हैं। मेन हाईवे से, नेशनल हाईवे से 700-800 मीटर है। सब कुछ पॉजिटिव है। तो ऐसी डील्स भी मार्केट में पड़ी होती हैं
वो आप जब आएंगे, मेरे पास आएंगे, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। अब इसी प्लॉट के ऊपर अगर 38 वाले पे इसको ना बेचें, इसके अंदर 3 फ्लैट बना के बेच दें, तो 38 ये हो गया और 45 लाख रुपया आप ऊपर कंस्ट्रक्शन पे लगा लीजिए और फिर इसको बना के बेच दीजिए, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट आपको आ जाएगा। तो ये पोर्टफोलियो हो गया। एक हमने रेंटल वाली ले ली, एक हमने ऐसी चीज़ ले ली जिसमें रोटेशन फास्ट हो रही है, उसमें अप्रिशिएशन आ रही है, और प्लस उस पर कंस्ट्रक्शन करके बेच सकते हैं। 3 फ्लोर बन गए, 1 फ्लोर प्रॉफिट में रह गया, 2 फ्लोर बिक गए। तो ऐसे भी एसेट क्रिएट होती रही हैं। अगर हम साल में ऐसी कुछ प्लॉट उठाएंगे जिसके अंदर 3 फ्लोर बना के बेच सकते हैं, तो 1 फ्लोर हमारा प्रॉफिट का बचा रहेगा, 2 फ्लोर बेच के हमारे पास पैसा वापस आ जाएगा साल के अंदर, और फिर उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल 1 फ्लैट हमारा बढ़ता जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो बनता जाएगा। तो उसी पैसे से हम 5 साल में 5 फ्लैट क्रिएट कर लेंगे और 5 फ्लैट हमारे प्रॉफिट के होंगे और 5 से रेंटल इनकम भी आती रहेगी। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत से लोग कर रहे हैं, और जो नए हैं जो करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे प्लॉट हैं जिस पे आप फ्लैट बना के बेच सकते हैं। तो आप आएँ, उसको भी देखें। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। अब लास्ट में एक बात आई है कि हमने अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है किसी एसेट की, या वो डिसीजन गलत हो गया, हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसको कट डाउन कर दें। हमारे एक बड़े बहन जी हैं, तो उन्होंने 10 साल पहले लांडरा चौक पे एक फ्लैट खरीदा था 55 लाख का 3 BHK, और HDFC से लोन ले लिया। 35,000 उसकी EMI जाती थी। अब वो बिल्डर जेल में चला गया, डेवलपमेंट वहाँ हुई नहीं, रेट बढ़े नहीं, और वो खस्ता हाल हो गया। अब उस फ्लैट को आज अगर बेचने जाते हैं तो वो 45 लाख में बिकता है, माइनस में। यानी 10 साल के बाद इसकी वैल्यू रह गई 45। क्यों? क्योंकि वहाँ बिल्डर नहीं है, वहाँ बुरा हाल है, ना कोई सोसाइटी मेंटेनेंस है, ना कोई गेट है, ना कोई सिस्टम है, और अब वो डेप्रिशिएशन करके हो गया 45 का। अब वो कह रहे हैं जी हम 55 का तो हमने खरीदा था, हम तो 65 से नहीं बेचेंगे कम, इसको 65 का तो हम बेचेंगे। उसका बायर ही नहीं है, बिल्कुल ही बायर नहीं है। अब क्या है, वो हर महीने पेन में है। हर महीने जब किस्त जाती है और रेंट 0 हो गया, ये रेंट पे नहीं चढ़ा, अब इसको 0 रेंट आ रहा है। अब रेंट पे चढ़ाने के लिए उस पर कम से कम 1.5 लाख रुपया की रेनोवेशन चाहिए, AC चाहिए, तो जाके ये रेंट पे चढ़ेगा। अब वो और लगाने की इच्छा भी नहीं है उनकी। तो वो हर 3 दिन के बाद उनका फ़ोन आता है, भैया इसको निकालो, भैया इसको निकालो, आपके तो इतने लोग जानते हैं। तो मैंने कहा दीदी वो इतने का ही है बाज़ार के अंदर आज, वो कंडीशन हमें माननी पड़ेगी, सच मानना पड़ेगा कि इतने का ही है। तो आप इसको बेच दें, जितने में जाता है निकाल दें, और इस सोसाइटी से बेटर सोसाइटी में इससे बढ़िया वाला 3 BHK, आपसे बढ़िया वाला 3 BHK, पार्क फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, फर्स्ट फ्लोर, आपका भी फर्स्ट है वो भी फर्स्ट फ्लोर, गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको 45 का आज मिल जाएगा इसकी रिप्लेसमेंट में। यानी अगर आप 45 का आज डेड लोकेशन पे बेच रहे हो, तो बढ़िया लोकेशन पे भी कोई ऐसा ही पैनिक वाला दे रहा है, आप इसको उसके साथ रिप्लेस कर लो। उसमें क्या है कि ये एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू है 65 की, इस पे हम रेनोवेशन पे 2 लाख रुपए लगाएंगे, ये 65 का बेच के यहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ये आपका निकल गया। यहाँ आपने लॉस किया 10 लाख रुपए का मान लीजिए, यहाँ आज ही इसको आप कवर अप कर सकते हैं। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, जहाँ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, जो गलत डिसीजन हो गया या हालात के साथ से ठीक नहीं हुआ, बिल्डर भाग गया, हो गया, ये वो बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। तो प्रॉपर्टी के अंदर हर बंदे के मुकद्दर में प्रॉफिट नहीं होता, ये भी इनकी एग्जाम्पल है। अब दीदी BBC में, जो BBC न्यूज़ है उसके अंदर रही हैं, हस्बैंड इनके एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, अभी बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान हैं, शानदार लाइफ है इनकी और बहुत भगत हैं, लेकिन फिर भी मुकद्दर में प्रॉपर्टी से इनकम नहीं थी। हाँ, जॉब से इनकम लिखी थी, और वो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी उस समय सोच समझ के की थी, बढ़िया लग रही थी,
क्योंकि आगे कॉलेज था और जस्ट उसकी बैक साइड के अंदर ये फ्लैट था, तो रेंटल अच्छी आनी चाहिए, बिल्कुल ही पास में था। लेकिन इनके मुकद्दर में नहीं था और वो नहीं हो पाया। चलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि ये ऐसे हो जाएगा, तो कह रहे हैं भैया आप ले लो। अब ये जो शब्द है भैया आप ले लो, पाजी तुसी ले लो, पाजी आप रख लो, ये मैं इतने बार सुनता हूँ महीने में, और मैं कहता हूँ भगवान मेरे को उतने पैसे तो दिए ही नहीं कि मैं इतने सब लोगों की प्रॉपर्टी ले लूँ, तो डेफिनेटली वो किसी और के लिए रखी होगी, तो मैं तो मिडिल मैन बन जाता हूँ फिर, जो कह रहे हैं भैया आप ले लो, तो मैं नहीं रखता, मैं आगे पास ऑन कर देता हूँ, हम 1% कमीशन में खुश हैं, वो बढ़िया है। तो सब जगह से तो हम नहीं ले सकते। अब यहाँ पे भी 45 में ये प्रॉपर्टी अगर कोई बंदा लेगा, उस पर 2 लाख लगाएगा, तो इसमें से रेंट भी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे है, लांडरा चौक पे RKM सोसाइटी जो है उसके अंदर इनका ये फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर का, और ये भी फॉर सेल है। लेकिन समझा रहा हूँ उनको, अभी दीदी कहती हैं पैसे भी आप लगा लो भैया, जो ऊपर रेनोवेशन पे है आप ही रेंट पे चढ़ा दो, आप ही भेज दो, मैं तो आपको बोल दिया है, मैंने किसी और को नहीं बोलना। अब क्या करें? अब वो जो, अब मेरा कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं उनके साथ लेकिन वो जो रूहानी रिश्ता है, जो धार्मिक रिश्ता होता है, उसमें बहुत सारा ट्रस्ट होता है। अब वो कहते हैं कि नहीं हमें आप पे ट्रस्ट है, आप जो करोगे, लेकिन वो ट्रस्ट के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं साथ में कि भैया ये आपको करना है, इसमें आपको पैसे भी डालने पड़ेंगे, आपको पेन भी लेना पड़ेगा, लेकिन आपको मैंने बोला है आपको करना पड़ेगा, तो फिर करना पड़ेगा, क्या करें। अब उसके लिए भगवान ने शक्ति दे दी है थोड़ी बहुत, थोड़ा दिल भी वैसा दे दिया है कि कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान ने बहुत दिया है, चल जाएगा। तो मदद करने का मादा भी है और वैसी संगत भी बख्शी हुई है कि जहाँ से वो मोटिवेशन मिल जाती है। तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा फल भी भगवान दे रहा है, बहुत खुशी है, भगवान को देख रहे हैं, भगवान के साथ बातें होती हैं और सब कुछ क्लैरिटी में है। लालच सच्चे पातशाह ने, भगवान ने बहुत कंट्रोल कर दिया है, बहुत सीमित कर दिया है, उसको ज़ीरो तो नहीं किया है लेकिन सीमित कर दिया है, और वो हार्मफुल नहीं है, वो बेनिफिशियल है। ताकि कुछ अगर सेविंग नहीं करेंगे, कुछ कमाएंगे नहीं, तो किसी की मदद कैसे करेंगे। तो उतना ज़रूर कमा रहे हैं जिससे किसी का भला कर सकें, मदद कर सकें। और बाकी सबके मुकद्दर में रियल एस्टेट से प्रॉफिट नहीं होता है, ये बात पक्की है, समझ लें। अगर आपके मुकद्दर में नहीं है तो छोड़ दें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें, कहीं और कर लें, जैसे इनके साथ हुआ है। और अगर प्रॉफिट है तो फिर ऐसी डीलें आपके लिए बनी पड़ी हैं, हमारे पास आएँ, मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं ये सेशन बढ़िया रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और सेशन में ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।